आज हम बात करेंगे अपने रीट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज के बारे में सष्टी के। इस हमारा 91 से 51 150 तक हमारे 60 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें पेडागोजी भी होगी और जो सष्टी के क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो भी होंगे। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। देखिए सोशल साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेगास्थनीज थे उन्होंने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियां थी उनका संचालन करने के लिए ऑप्शन बी 6। ठीक है, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में जो सैनिक गतिविधियां थी उनका संचालन करने के लिए 6 उप समितियों का उल्लेख किया था। कितनी उप समितियों का उल्लेख किया था? 6। हमारा एक्सप्लेनेशन भी है कि मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया था। समिति कितनी थी? 1 थी। उप समितियां कितनी थी? 6 थी। और ये जो उप समितियां कौन कौन सी थी जरा ये भी देख लेते हैं। ये थी हमारी नौसेना का संचालन करने वाली उप समिति, यातायात के बारे में और जो खान पीन होता है उसके बारे में संचालन करने वाली उप समिति, पैदल सैनिक जो चलते हैं उनका संचालन करने वाली उप समिति, अश्वरोहियों का संचालन करने वाली उप समिति, रथरोही जो होते हैं उनका संचालन करने वाली और हाथियों का संचालन करने वाली उप समिति। कितनी टोटल उप समिति है? 6। पहली है नौसेना का संचालन करने वाली, दूसरी है यातायात और खान पान का संचालन करने वाली, तीसरी है पैदल सैनिकों का संचालन करने वाली, चौथी है अश्वरोहियों का संचालन करने वाली, पांचवी है रथरोहियों का और छठी है हाथियों का संचालन करने वाली। ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे। व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स इन द गुप्त पीरियड कॉल्ड। ऑप्शन ए है बेलन वगई, ऑप्शन बी है साला भोग, ऑप्शन सी है देवदान, ऑप्शन डी है अग्रहार। तो पूछ लेता है कि हमने जिसको दान में दी है वो वाली भूमि क्या कहेंगे, कौन से काल में। तो ऐसे ही हमारा एक काल था गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। उसमें हमने ब्राह्मणों को जो भूमि हो जाएगा ऑप्शन डी अग्रहार। ठीक है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे हम अग्रहार कहते थे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है कि गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। इस भूमि में करों से छूट दी जाती थी और ब्राह्मणों को जो अन्य प्रशासनिक छूट है वो भी मिलती थी। अग्रहार भूमि का जो स्वामित्व है वे देवता या मंदिर के पास होता है। अग्रहार भूमि का स्वामित्व कहाँ पे होता है? देवता या मंदिर के पास। अग्रहार को प्राचीन काल में अग्रहारम चतुर्वेदी मंगलम घटोका या बोया के नाम से भी जाना जाता था। तो एक बात याद रखना कि गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसे हम अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार। ठीक है, और अग्रहार भूमि का स्वामित्व देवता या फिर मंदिर के पास होता था। और अग्रहार को हम प्राचीन काल में है अग्रहारम चतुर्वेदी मंगलम घटोका या बोया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कहते हैं हमारा क्वेश्चन कि चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। विच वाज द कैपिटल ऑफ द चालुक्य। ऑप्शन ए है मदुरै, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है भरूच, ऑप्शन डी है ऐहोल। हो जाएगा ऑप्शन डी ऐहोल। जो चालुक्य थे उनकी राजधानी यानी जो कैपिटल थी वो ऐहोल थी। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। तो अभी ऐसे पूछ ले कि चालुक्यों की पहली राजधानी क्या थी, तो ऐहोल थी। ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। कौन से नंबर की थी? पहली। तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे भारतीय वास्तुकला का उद्गम भी माना जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि ऐहोल किसकी राजधानी थी? वो थी चालुक्य की। कौन से नंबर की थी? पहली थी। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और इसे क्या कहते हैं? इसे भारतीय वास्तुकला का उद्गम मानते हैं। बादामी चालुक्यों की द्वितीय राजधानी थी। दूसरी राजधानी क्या थी चालुक्यों की? बादामी। इसे बातापी भी कहते थे। पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। अभी ये भी याद रखना कि जो ऐहोल थी वो चालुक्यों की पहली राजधानी थी जो कि कर्नाटक में है और इसे भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहते हैं। वहीं बादामी जिसे हम बतापी भी कहते हैं ये चालुक्यों की द्वितीय यानी कि दूसरी राजधानी थी। पुलकेशियम
पुलकेशिन प्रथम ने 543 में बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? पुलकेशिन प्रथम ने। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान विजिट द सराइन ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, इनकी दरगाह पर पहली बार जो सुल्तान आया था, पहला सुल्तान जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, याद रखना। एक्सप्लेनेशन भी है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहले सुल्तान जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इस दरगाह का निर्माण गुलाम वंश के जो सुल्तान थे इल्तुतमिश उन्होंने करवाया था। जो हमारी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी इल्तुतमिश ने। किस कौन से काल के थे ये? इल्तुतमिश गुलाम वंश के थे और इस पर आने वाले पहले सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर शरीफ में है और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु जो थे वो ख्वाजा उस्मान आहरूनी थे। कौन थे? ख्वाजा उस्मान आहरूनी। पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? हमारा सही आंसर है अजमेर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। इस पर आने वाले पहले सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसका निर्माण कौन से वंश में हुआ था? गुलाम वंश में। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश किस वंश के थे? गुलाम वंश के थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पोलज, परती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? यानी कि जो हमारे पोलज, परती, चचर और हमारे जो बंजर भूमि लैंड है इसके टाइप्स बिलोंग टू विच पीरियड? कौन से काल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है मौर्य काल से, ऑप्शन बी है गुप्त काल से, ऑप्शन सी है सल्तनत से और ऑप्शन डी है मुगल काल से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुगल। पोलज है, परती है, चाचर है और बंजर है, ये किसके प्रकार हैं? ये सब भूमि के प्रकार हैं। किस काल से संबंधित है? मुगल काल से संबंधित। तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन याद रखना है कि भूमि के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो है पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो आपसे पूछेगा कि पोलज, परती, चाचर और बंजर क्या है? तो ये है भूमि के प्रकार। किस काल से संबंधित है? तो मुगल काल से। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि पोलज, परती, चाचर और बंजर ये सब भूमि के प्रकार हैं और ये सब मुगल काल से संबंधित है प्रकार। पोलज है वो क्या होता है? ये भूमि में प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है, कदा किसी भी वर्ष परती नहीं छोड़ा जाता है। पोलज जो होता है वो भूमि का प्रकार होता है जिसमें हर साल खेती होती है और इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। दूसरा है परती, ये जमीन को 1 या 2 वर्ष के लिए परती रहने दिया जाता है, यानी 2 वर्ष के लिए इसे खाली छोड़ दिया जाता है। फिर चाचर जो होता है ये भूमि को 3 या 4 वर्षों के लिए रहने दिया जाता है और बंजर भूमि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा पोलज क्या है? इसे कभी नहीं छोड़ा जाता खाली। परती है इसे 2 वर्ष के लिए छोड़ते हैं, 1 या 2 वर्ष। चाचर है इसे 3 या 4 वर्ष के लिए और बंजर भूमि उसे 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए, उसे हम बंजर भूमि इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट है कि विच वाज अकबर्स फेवरेट स्टाइल ऑफ कैलियोग्राफी, यानी कि अकबर की जो सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? ऑप्शन ए है नस्तलिक, ऑप्शन बी है कुफिक, ऑप्शन सी है मंजिलावादी, ऑप्शन डी है हैरात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नस्तलिक। अकबर की सुलेख की फेवरेट स्टाइल यानी पसंदीदा शैली नस्तलिक है। कौन सी है? नस्तलिक। एक्सप्लेनेशन भी है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली नस्तलिक थी। ये लंबे क्षैतिज स्ट्रोक के साथ एक तरह शैली है जो कश्मीर के मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार में नस्तलिक शैली के उत्तम शिल्पकारों में से एक थी। क्या थी? एक की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक। ठीक है, कैसी थी? लंबे क्षैतिज स्ट्रोक के साथ एक तरह शैली थी। कहाँ थी? कश्मीर के मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार में नस्तलिक शैली के उत्तम सुलेखकारों में से एक थी। नेक्स्ट है हु पेंटेड अ पिक्चर टाइटल्ड द रिलीफ ऑफ लखनऊ अबाउट 1857, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र है जो कि 1857 यानी 1857 विषय में किसने बनाया था? ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है मिस व्हीलर, ऑप्शन सी है थॉमस जॉन्स वर्कर, ऑप्शन डी है जोसेफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस जॉन्स वर्कर। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक जो चित्र है वो 1857 के विषय में थॉमस जॉन्स वर्कर ने बनाया था। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में थॉमस जॉन्स वर्कर को, जो एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश कलाकार थे, उन्होंने बनवाया था। इसमें ब्रिटिश सेना के राहत की लड़ाई को चिन्हित किया गया था। जो राहत की उनकी लड़ाई थी ब्रिटिश सेना की, उसको चिन्हित किया था। ये चित्र 1857 विद्रोह की जो घटनाएं थी उनको दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कैसा था? दस्तावेज था। ठीक है, क्या बातें हमें याद करनी है कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ क्या है? ये चित्र है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ क्या है? ये एक चित्र है। कब थे? 1857 के विषय में। कौन से विषय में? 1857 के विषय में। ठीक है, थॉमस जॉन्स वर्कर जो कि ब्रिटिश कलाकार थे, उन्होंने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? थॉमस जॉन्स वर्कर। कौन थे? प्रतिष्ठित ब्रिटिश कलाकार थे। ठीक है, ये ब्रिटिश सेना के राहत की लड़ाई को चिन्हित करता था और 1857 की घटनाओं को इसमें दर्शाया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। अब ये 97 का है, 98 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हमारे सी टेट में, यूपी टेट में और रीट का तो है ही प्रीवियस है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा टीचिंग के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती। ये पूछा गया था 2021 में, जो हुई थी हमारी परीक्षा सी टेट की ऑनलाइन, उसमें। और यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, रीट में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फूले। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फूले हैं। गुलाम ज्योतिबा राव फूले ने लिखी थी गुलामगिरी। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो ज्योतिबा राव फूले थे। यह पुस्तक अमेरिका की जो दास प्रथा थी उस पर आधारित थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। गुलामगिरी जो थी वो क्या थी? तो गुलामगिरी जो थी वो एक पुस्तक थी। इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले थे। ये कहाँ की घटना है? ये अमेरिका की घटना है। किस विषय पर संबंधित थी? दास प्रथा पर संबंधित थी। जो हमारी ज्योतिबा राव फूले थी, उन्होंने किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज की थी। कब की? 1873 में की। ठीक है, तो हमें याद रखना गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा राव फूले। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की और इन्होंने जो पुस्तक गुलामगिरी लिखी ये अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? फैमिली वेलफेयर सब्जेक्ट इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये हमारे पॉलिटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। परिवार कल्याण यानी कि हमारी बात जब की गई थी फैमिली वेलफेयर की बात की गई थी, फैमिली वेलफेयर की, ये संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1992 में जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। फिर हमारा संविधान संशोधन होते गए, फिर हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जो थी दल बदल से ये जोड़ी गई थी, 11वीं और 12वीं जो कि पंचायत और नगर पालिका से संबंधित थी ये भी जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो थी वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो परिवार कल्याण से संबंधित थी। इसमें टोटल कितने विषय थे? 29 विषय थे। 2 और 9 कितने होते हैं? 2 + 9, 2 + 9 होते हैं 11। तो 11वीं अनुसूची में 11 यानी कि 29 विषय हैं। तो जब हम ऐसे करके 29 में
उसमें 2+9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बनते हैं, पहला है कि परिवार कल्याण यानी कि फैमिली वेलफेयर भारत के संविधान की किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, क्या ये स्टार्टिंग में थी, नहीं थी। कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1992 में जोड़ी गई। और वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं। क्या स्टार्टिंग में 12 थी, नहीं थी। कितनी थी, 8 थी। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि हु हैज़ द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन बी है ओनली लोकसभा, मात्र लोकसभा के पास है। थर्ड है कि ओनली राज्यसभा, मात्र राज्यसभा के पास है। फोर्थ है पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास है। तो भारत के जो संविधान होता है उसमें कोई भी हम संशोधन करना चाहते हैं, जो कि हुए भी हैं, तो ये शक्ति किसके पास है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संसद के पास है। देख रहे हैं आप, हमारे जो पॉलिटी है उससे हमारे 2 क्वेश्चन लगातार आ चुके हैं। तो अब इस तरह से पॉलिटी से भी पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से भी पूछे जाते हैं। जो होती है सोशल स्टडीज़ में सबका मिक्सचर होता है, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन डी हमारा सही एक्सप्लेनेशन भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी भारत का आर्टिकल है 368, ठीक है 368, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास। संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत कर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की स्टार्टिंग कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो संसद होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम कहीं भी इसे दे सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं क्या करने की, संशोधन करने की। संसद के दोनों सदनों में विधेयक को अलग अलग कुल बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन इज लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी भारत में जो विधिक सेवा दिवस है वो हम कब मनाते हैं। ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 10 अगस्त, ऑप्शन सी है 9 नवंबर, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 नवंबर। भारत में जो विधिक सेवा दिवस है यानी कि लीगल सर्विस डे है वो हम 9 नवंबर यानी 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को हम DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाते हैं। साथ ही इस दिन हम जो है वो न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं, और जो हमारा है वर्ल्ड फैमिली डे वो भी सेलिब्रेट करते हैं, विश्व परिवार दिवस। ठीक है, तो 9 नवंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत में राष्ट्रीय विधिक दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत उच्चतम न्यायालय ने 1995 में की थी, और इस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को निष्पक्ष और उचित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्या करना, जागरूक करना। नेक्स्ट है स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लाइबर्टी, जस्टिस। ऑप्शन बी है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी, लाइबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। थर्ड है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। चौथा है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समता, इक्वालिटी, बंधुता, फ्रेटर्निटी। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया था, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। जो प्रस्तावना थी ये संविधान के सिद्धांतों को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। कब हुआ था हमारा अंगीकृत, देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कई बार, सीटेट रीट में दोनों एग्जाम्स में,
रिपीटेड, बिहार में भी ये आ चुका है, मतलब टीचिंग में ऐसे क्वेश्चन आते ही है, रिपीट होते ही रहते हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, क्योंकि ये सब रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो पूछा गया था कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में। प्रभावी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें वर्ण क्या है इनका? सही अनुक्रम, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। नेक्स्ट है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम यानी कि जो पॉस्को है वह कब लागू हुआ? व्हेन वाज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉस्को केम इन फोर्स इन इंडिया? तो ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2012। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2012। ठीक है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण करने के लिए अधिनियम पॉस्को है 2012 में लागू किया गया। पूछेगा कि पॉस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। कब आया था? 2012 में आया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि भारत में जो लैंगिक अपराध से इनसे बालक का संरक्षण करने के लिए जो पॉस्को था वो 14 नवंबर 2012 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जो नाबालिग बच्चे थे उनके साथ होने वाले जो यौन अपराध थे, छेड़छाड़ थी, यौन उत्पीड़न थे, ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाती थी। तो आपसे पूछेगा कि पॉस्को जो था वो किससे संबंधित है? ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने से संबंधित है। कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। किसने किया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसे बनाया था। किससे संबंधित है? जो नाबालिग बच्चे होते हैं, 18 साल से जो कम होते हैं, उनके यौन अपराध, छेड़छाड़, इन सब से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन आर्टिकल 51A, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A यानी 51 का में दिए गए जो मूल कर्तव्य हैं उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है टू पे टैक्स, करों का भुगतान करें। ऑप्शन बी है टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करें। ऑप्शन सी है टू डिफेंड द कंट्री यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ऑप्शन डी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, करों का भुगतान करें। ये कर्तव्यों में शामिल नहीं है, जबकि देश की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सब दिया गया है। आपसे पूछेगा कि भारत में जो मूल कर्तव्य हैं वह भारत के संविधान के किस में भाग में दिए गए हैं? तो 51 के काम में दिए गए हैं। कौन से भाग में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51 के काम में और भाग 4 के काम में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। कौन सी समिति के द्वारा लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं क्या उनका वर्णन है? हाँ है। कौन से अनुच्छेद में है? 51 के काम में है। भाग में 4 के है, भाग 4 काम में है। कौन सी समिति के द्वारा लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कितने जोड़े गए थे? 10। बाद में वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, यानी कि एक बाद में जोड़ा गया। ये है भाग 4 काम में और अनुच्छेद 51 के काम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिटरमाइनेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्री परिषद का आकार है वो निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है 101, ऑप्शन डी है 102। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 91। ठीक है, 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्री परिषद का आकार था ये निर्धारित किया गया था। ठीक है, 91 संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया? मंत्री परिषद का जो आकार है वो निर्धारित किया। एक्सप्लेनेशन भी है कि भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के अंतर्गत मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या है ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा साथ ही जो कैबिनेट सदस्यों की संख्या है 12 से कम नहीं होनी चाहिए।
कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 12 से कम। ठीक है, जो हमारा प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए और 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन से संशोधन में किया गया है? 91 में संविधान संशोधन 2000। स्वीप इज रिलेटेड टू, यानी कि स्वीप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि मतदाता जागरूक कार्यक्रम। ऑप्शन बी है रूरल स्वच्छता प्रोग्राम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ऑप्शन सी है शहरी स्वच्छता कार्यक्रम, अर्बन स्वच्छता प्रोग्राम। ऑप्शन डी है करप्शन कंट्रोल प्रोग्राम, भ्रष्टाचार नियंत्रक कार्यक्रम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। जो स्वीप है ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि स्वीप मतदाता जागरूक कार्यक्रम से संबंधित है। ये भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम होता है। स्वीप का पूरा नाम होता है सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसकी शुरुआत 2009 में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी। स्वीप इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2009 में। किसने की थी? चुनाव आयोग ने की थी। नेक्स्ट है कि द डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट इज पार्ट ऑफ विच जुडिशेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दो राज्यों के मध्य विवाद ये उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन ए है ओरिजिनल मौलिक, ऑप्शन बी है अपीलेट अपीली, ऑप्शन सी है एडवाइजरी सलाहकारी, ऑप्शन डी है रिट यानी कि याचिका। तो हमारे दो राज्यों के मध्य जो कोई विवाद होता है ये ऑप्शन है ओरिजिनल यानी कि मौलिक। जो दो राज्य होते हैं, दो स्टेट्स होते हैं, इनके मध्य जो विवाद होता है ये उच्चतम न्यायालय के ओरिजिनल यानी कि मौलिक अधिकार का हिस्सा होता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की सुनवाई करता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम और कैसे होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स वाज प्रोपाउंडेड बाय द जुडिशरी इन विच केस, यानी मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस बाद में प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है A.K. गोपलान, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती, ऑप्शन सी है S.R. बोम्मई, ऑप्शन डी है गोलकनाथ। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती। ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो न्यायपालिका ने केशवानंद भारती जो बाद है उसमें प्रतिपादित किया। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि न्यायपालिका ने मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में प्रतिपादित किया। इस बाद में संसद की संशोधन शक्तियों पर सीमा लगाने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर पानी पाया जाता है और पानी पाए जाने के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, वेनस इज कंसीडर्ड एज एर्थ्स ट्विन। बिल्कुल सही बात है, जो शुक्र होता है उसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो ये भी सही है, पर हमसे गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें सही पूछा है कि गलत। इसमें हमसे गलत पूछना है तो सही वाले हटाकर हमें गलत पॉइंट करना है। अगर हमसे सही पूछा हो तो गलत वाले हमें हटाने पड़ते। थर्ड है कि शनि एक आंतरिक ग्रह है और सैटर्न इज एन इनर प्लैनेट। और लास्ट है कि बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। मरकरी कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड सन इन 88 डेज। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में, यानी कि 88 दिनों में पूरा करता है। तो ये भी सही है, लेकिन शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शनि जो है वो कौन सा ग्रह है? बाहरी ग्रह है। देखो हमारी जो सौरमंडल होते हैं उसमें टोटल कितने ग्रह होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति,
शनि और अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं। इसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो ये 4 ग्रह होते हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है इन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक है और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी है। लेकिन इसने शनि को आंतरिक मान लिया, इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि शनि एक बाहरी ग्रह है। ठीक है, इसमें से जो बुध है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है वो 88 दिनों में लगाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ये कि हमारा गलत था। एक्सप्लेनेशंस भी है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह के अंतर्गत आते हैं, सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं और इनका आकार बड़ा होता है। ये ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। किससे? गैस से और तरल पदार्थों से। नेक्स्ट है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर, देखो ये मेरे जियोग्राफी के आगे है, 4-5 क्वेश्चंस इन्होंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे थे। अब हमसे जियोग्राफी के भी 5 से 6 क्वेश्चंस ये पूछेगा। और वो भी कौन सी जियोग्राफी पूछ रहा है ये हमसे? पॉलिटी बेस ने हमसे हमारी वर्ल्ड और इंडिया दोनों पूछ ली थी और वही हमारी जियोग्राफी भी पूछ रहा है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? ऑप्शन ए है प्रातः 11 बजे, ऑप्शन बी है रात्रि 11 बजे, ऑप्शन सी है प्रातः 10:15, ऑप्शन डी है प्रातः 9:45। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रातः 11 बजे। जब 0 डिग्री देशांतर पर जो होता है सुबह के 10 बज रहे होते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बज रहे होंगे। ठीक है, जो 15 डिग्री होता है इस पर पूर्वी देशांतर पर कितने बजे होंगे? 11। हमारे एक्सप्लेनेशन से जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजेंगे तो पूर्वी देशांतर पर प्रातः 11 बजे होंगे। प्रमुख मंत्रों के पूरब में 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार जो हमारा 15 डिग्री देशांतर होगा उस पर कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ पे कितने बज रहे हैं? सुबह के यहाँ पे बज रहे हैं 10। कितने बज रहे हैं? सुबह के 10। फिर हमें कहा है पूर्वी देशांतर पर प्रातः 11 बज रहा होगा। क्यों बज रहा होगा? क्योंकि हमें जाना है 15 डिग्री पूरब में। अब पूरब तो इधर है, पूरब में जाते हैं तो प्लस होता है, पश्चिम में जाते हैं तो ये माइनस होगा। और हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट होता है। हमें 15 डिग्री जाना है तो 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौकू 60, 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, ये जो 10 बजे है इसमें 1 घंटा जोड़ देना है और 11 बज जाएंगे। ऐसा ही इसने अगर कहा होता है कि पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा तो हम 1 घंटे को कम कर देते, यानी कि 9 बजा देते। पश्चिमी में 1 घंटा कम होगा, पूरब में जो है आपका वो 1 घंटा ज़्यादा होगा। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द earthquake मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड एज, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फोकस, उद्गम केंद्र, ऑप्शन बी है एपी सेंटर, अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है बेंट, निकास, ऑप्शन डी है क्रेटर। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्गम केंद्र यानी कि फोकस। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ पर भूकंपन आरंभ होता है, भूकंपन स्टार्ट होता है, वो उद्गम केंद्र यानी कि फोकस कहलाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में याद रखना। भूपर्पटी के नीचे वाला वह स्थान, वह प्लेस जहाँ पे भूकंपन आरंभ होता है, वह फोकस यानी कि उद्गम केंद्र कहलाता है। एक्सप्लेनेशंस भी है कि पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहाँ पे भूकंप शुरू होता है उसे फोकस यानी उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर भी कहते हैं और अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर कास्ड बाय, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने के परिणाम क्या हैं? ऑप्शन ए, मतलब क्या कारण होते हैं जब भूकंप और ज्वालामुखी घटित होता है? हम कहते हैं वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ ज्वालामुखी आ गया, तो कारण क्या है? ऑप्शन ए है अंतर्जैनिक बल, एंडोगेनिक फोर्स, ऑप्शन बी है बहिर्जनिक बल, एक्सोगेनिक फोर्स, ऑप्शन सी है अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बल, एंडोगेनिक एंड एक्सोगेनिक फोर्स, और ऑप्शन डी है सौरमंडल बल, सोलर फोर्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन। देखो इसमें भी हमें क्या मिला था? बोनस मार्क्स मिला था
क्यों मिला था जरा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से कि जो भूकंप होता है ये ज्वालामुखी अंतर्जनित बल होते हैं उनके कारण होता है। अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला एक दबाव होता है, इसे हम आंतरिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल क्या होता है? पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है, इसे हम कहते हैं आंतरिक बल। अंतर्जनित बलों के कारण ही पृथ्वी पर अवतलन, भूमि उत्थान की प्राकृतिक आपदाएं होती, इसलिए इसमें बोनस अंक हमें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो है 113 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो बहुत बार ये रिपीटेड सीटेट और ये हमारा रीट वगैरह में पूछा जा चुका है। कहा रहा है कि अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? द अगुलहास करंट फ्लोस इन विच ओशियन? ऑप्शन ए है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। अगुलहास धारा कैसी धारा होती है? ठंडी की गर्म? पहला क्वेश्चन यही है आपके लिए, बताओ कि अगुलहास धारा गर्म होती है ठंडी? सही आंसर हो जाएगा गर्म। ठीक है, जो अगुलहास धारा होती है, अगुलहास यानी कि उंगली जो होती है उसमें कुछ कट फिट जाए तो ये मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो ऐसा लगना अगुलहास धारा यानी कि अंगुली वाली धारा ये गर्म होती है। कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि जो अगुलहास धारा है ये दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। यह मोजाम्बिक और पूर्वी मेडागास्कर धाराओं के संगम से बनती है। तो अगुलहास धारा गर्म धारा है, ठंडी धारा है, दो प्रकार की धाराएं होती है। तो गर्म धारा है, कहाँ है? दक्षिणी हिंद महासागर में है। एक कौन सी धाराओं के संगम से बनती है? मोजाम्बिक और पूर्वी मेडागास्कर से। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। बहुत इनके बारे में सुना है, हम जब स्टार्टिंग में पढ़ना भी ज्योग्राफी स्टार्ट करते तो ये सब हमें बताया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ये SI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इनके पहले महानिर्देशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकार की एजेंसी थी जो कि जो पुरातत्व अनुसंधान और भारत में संस्कृत ऐतिहासिक इमारतें इनकी क्या करता है? संरक्षण और परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ASI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके पहले महानिर्देशक कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, स्थापना कब की थी? 1861 में की गई थी। करता क्या है? ये संस्कृत ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। कि थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थेरी गाथा? ऑप्शन ए है कि यह सुत्त पिटक का हिस्सा है, दिस इज द पार्ट ऑफ सुत्त पिटक। ऑप्शन बी है इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कंपोज्ड बाय भिक्खुनी। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि यह विनय पिटक का हिस्सा है, दिस इज पार्ट ऑफ विनय पिटक। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इसमें जो महिलाएं होती हैं उनके सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू वुमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन बी है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन सी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन डी है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें सही है। ठीक है, हमारा जो था है कि ये इसमें महिलाएं जो हैं उसके सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अतिरिक्त
जो ये सुत्त पिटक का हिस्सा है ये भी सही है, तो याद रखना थेरी गाथा जो है ये सुत्त पिटक का हिस्सा है, ना कि विनय पिटक का। तो सुत्त पिटक हुआ, याद रखना सुत्त। थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें जो भिक्खुनियों होते हैं उनके द्वारा रचित जो छंद है उनका संकलन भी मिलता है। तो थेरी गाथा के बारे में क्या सही है, कौन किसका हिस्सा है, सुत्त पिटक का, अभिधम्म पिटक का कि विनय पिटक का। से आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक का। थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। ठीक है, थेरी सुत्त पिटक का हिस्सा। इसमें जो भिक्खुनी थे उनके द्वारा रचित छंदों का भी संकलन मिलता है और ये सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है महिलाओं के। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। एक्सप्लेनेशन भी है कि थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 300 वर्ष की अवधि में लिखी गई 73 कविताओं का संग्रह है। थेरी गाथा है क्या, तो थेरी गाथा जो है वो भिक्षुओं के द्वारा, जो भिक्षुणियाँ थी बौद्ध भिक्षुणियाँ, उनके द्वारा लिखी गई 300 वर्ष की अवधि में 73 कविताओं का संग्रह है। इसके विषय में कई कथन सत्य हैं, जैसे कि ये सुत्त पिटक का हिस्सा है, इसमें भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो आपसे अब की बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि थेरी गाथा किस विषय में लिखा गया है और किसने लिखा है, तो बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा लिखा गया। कितनी अवधि में, 300 वर्षों की अवधि में। कितनी कविताओं का संग्रह है, 73। क्या ये विनय पिटक का हिस्सा है, नहीं है। किसका हिस्सा है, सुत्त पिटक का। इसमें भिक्षुओं द्वारा रचित जो छंद है उनका संकलन है और महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में भी क्या मिली है, अंतर्दृष्टि मिली है। नेक्स्ट है कि वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे, यानी कि वर्धमान महावीर बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ऑप्शन ए है लिच्छवी, ऑप्शन बी है हार्यक, ऑप्शन सी है शाक्य, ऑप्शन डी है सातवाहन। तो बताइए जो वर्धमान महावीर थे वो किस वंश से संबंधित थे। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्यक। वर्धमान महावीर हार्यक वंश से संबंधित थे। और एक्सप्लेनेशन भी है कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। बिल्कुल सही बात है। जो महावीर स्वामी थे वो कौन से नंबर के तीर्थकार थे, 24वें नंबर के थे और सिर्फ 24 ही तीर्थकार हुए हैं, यानी कि अंतिम तीर्थकार थे। इन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। महावीर का जन्म 5 में बज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशाला के यहाँ हुआ था। भगवान महावीर इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक है, हमारी क्या एक्सप्लेनेशन है, महावीर स्वामी जैन किस धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से। कितने नंबर के तीर्थकार, 24वें नंबर के। इनका अन्य नाम क्या था, वर्धमान महावीर पूरा नाम था। ये वर्धमान के नाम से भी जाने जाते, तो दोनों याद रखना। इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, बज्जी साम्राज्य के कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी के त्रिशला के यहाँ। ठीक है, ये इक्ष्वाकु साम्राज्य से संबंधित है, इक्ष्वाकु वंश से। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वाई मगध वाज द फर्स्ट अमोंग द 16 महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपदों में मगध जो था वो प्रथम था। लेकिन क्यों था, ये पूछा है कि 16 महाजनपदों में जो मगध था वही प्रथम क्यों था। ऑप्शन ए है कि खेती की उपज अच्छा होना, एग्रीकल्चर बाज स्पेशली प्रोडक्टिव। ऑप्शन बी है लोहे की खदानें होना, प्रेजेंस ऑफ आयरन माइंस। ऑप्शन सी है जंगली हाथों का उपलब्ध होना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाइल्ड एलिफेंट। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। यानी कि जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध था, जो मगध वो सबसे पहला था, यानी प्रथम था, क्योंकि वहाँ खेती की उपज अच्छी होती थी, लोहे की खदानें होती थी और जंगली हाथी भी उपलब्ध थे। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मौर्य पूर्व काल में 16 महाजनपद था। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मगध साम्राज्य था। मगध 16 महाजनपदों में प्रथम था क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, यहाँ अच्छी फसलें होती थी, लोहे और तांबे के भंडार थे, बाहरी वन क्षेत्रों में हाथियों को पकड़ा और प्रशिक्षित किया जाता था। इसके चारों ओर पहाड़ियाँ और जंगल थे, जिससे शत्रुओं के लिए हमला करना कैसा हो गया था, मुश्किल हो गया था।
नेक्स्ट है कि लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है कश्मीर। वेयर इज द हड़प्पन साइट्स कॉल्ड लोथल लोकेटेड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, जो लोथल था वो गुजरात राज्य में स्थित था और भोगवा नदी के तट पर स्थित था। देखो हमारी एक फेमस है, पूछा भी हमसे जाता है कि लोथल कहाँ स्थित था, तो लोथल स्थित था गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात जो है, ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित एक हड़प्पाई स्थल है। इसकी खोज 1954 में ये सर राव ने की थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। गुजरात के कौन से शहर में है, तो अहमदाबाद जिले में है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी, लोभी। हमारी ट्रिक क्या है, लोभी, यानी कि जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लोभी, लोभी गुजर गई, अगर ऐसे याद रखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। लोभी, लोभी मतलब लोथल, भी मतलब भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और गुजर गई मतलब गुजरात में। ठीक है, गुजरात में गुजर गई, यानी कि लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा स्थल है, हड़प्पाई स्थल है। इसकी खोज की गई थी 1954 में एस आर राव ने। उसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है कि बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है। बारी गाजा वाज द ग्रीक नेम ऑफ विच पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ऑप्शन ए है भरूच, ऑप्शन बी है अरिकामेडू, ऑप्शन सी है पुहार, ऑप्शन डी है मदुरै। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए भरूच। ठीक है, बेरी गाजा प्राचीन भारत के भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम है। ठीक है, क्या है जो बेरी गाजा है, ये हमारे प्राचीन भारत है, जो हमारी एंशिएंट इंडिया है, उसके बंदरगाह का यूनानी नाम है भरूच। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बेरी गाजा प्राचीन भारत के भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम है। ये बंदरगाह गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में बहती है नर्मदा नदी, उसके मुहाने पर। ये बंदरगाह पश्चिमी भारत के लिए एक व्यापारिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। ये बंदरगाह कौन से भारत के लिए कार्य करता है, पश्चिमी भारत के लिए, और किस रूप में, व्यापारिक बिंदु के रूप में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगई का संबंध है। यानी कि चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, अमोंग देम वेलंगई वाज। ऑप्शन ए है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है, ऑप्शन बी है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है, और ऑप्शन सी है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि है। ऑप्शन सी है किसी विद्यालय के लिए रखरखाव के लिए दी गई भूमि है, और ऑप्शन डी है कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। मैंने आपको बताया था कि जो बेलन वगई थी, ये गैर ब्राह्मण किसान थे, उन स्वामी की भूमि थी। ठीक है, बेलन वगई का संबंध किससे था, ये जो गैर ब्राह्मण किसान थे उनके स्वामी की भूमि है। एक्सप्लेनेशन भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जो हमारा चोल अभिलेख था उसमें भूमि थी, उसकी अलग अलग कोटियों का उल्लेख है। उसमें से भी एक थी बेलन वगई, जिसका संबंध था गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि से। इनकी भूमियों के नाम निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि ब्रह्मदेह, ये भूमि ब्राह्मणों को भेंट दी जाती, नाम से ही पता चला है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, जो भूमि ब्राह्मणों को भेंट दी जाए उसे ब्रह्मदेह कहेंगे। शाला भोगी विद्यालयों के रखरखाव के लिए प्रत्येक भूमि को संदर्भित करती है। शाला भोग, शाला मतलब विद्यालय, शाला भोगी विद्यालयों को दी जाने वाली भूमि होगी। देन दान तिरुनाम ढक्कनी, तो ये क्या, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। जो भूमि मंदिर को दी जाती थी उसे हम देन दान तिरुनाम ढक्कानी कहते थे, और जैन संस्थाओं को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे हम पल्ली छदम कहते थे। ठीक है, ये सारी की सारी भूमि याद रखना।
जो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है, उसमें जो बेलन वगैरह थी ये गैर ब्राह्मणों को दी जाएगी। ठीक है, जो गैर ब्राह्मणों को मिलेगी उसे हम कहेंगे बेलन बगाई। जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाएगी उसे हम कहेंगे ब्रह्मदेय। जो विद्यालयों के लिए दी जाएगी उसे हम देंगे शाला भोग। जो मंदिरों को दी जाएगी उसे हम कहेंगे देन दान या डीरू तीरू नाम ढक्कनी। और जो जैन संस्थाओं को दी जाएगी उसे हम कहेंगे पल्ली छद्मनम। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी कि ये उत्सव दिए गए हैं और ये जिले दिए गए हैं। तो कौन से जिले में कौन सा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, हमसे ये पूछा है। तो पहला है कि ऊंट उत्सव। तो बताइए कहाँ मिलता है? जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। मरु उत्सव, पतंग उत्सव, मेवाड़ उत्सव। तो सही आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, BADC हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा ऊंट महोत्सव है ये कहाँ से संबंधित है? ऊंट महोत्सव संबंधित है बीकानेर में। मैंने आपको बताया था कि ऊंट को बेचते हैं, ऊंट को क्या करते हैं? बेचते हैं। मतलब ऐसे याद करो, बेचते नहीं है, कि बीकानेर के ऊंट सबसे अच्छे होते हैं इसलिए उन्हें बेच देते हैं। तो ऊंट महोत्सव यानी कि कैमल फेस्टिवल ये बीकानेर में होता है। फिर हमारा दूसरा आ गया मरु उत्सव। मरु उत्सव मतलब जैसलमेर। मेर यहाँ पे देखो, मेर आ गया, मेर मतलब मर गया, और यहाँ पर भी मरु आ गया, मरु मतलब मर गया। तो जैसलमेर में होता है हमारा मरु महोत्सव। थर्ड हमारा जो है वो है पतंग उत्सव। पतंग उत्सव मनाएंगे जयपुर में। पूरी की पूरी पतंग आज हम काट देंगे, फिर हमें क्या होगा? हमारी जे होगी। तो जयपुर में पतंग उत्सव। और फिर हमारा है मेवाड़। मेवाड़ में कौन सा है, कहाँ उत्सव? ये कहाँ होता है? उदयपुर में। तो ऊंट महोत्सव, ऊंट जो होते हैं वो बिकते हैं यानी कि बीकानेर। मरु महोत्सव, मरु मतलब मर के जल जाते हैं, तो जैसलमेर। पतंग, पतंग पूरी की पूरी आज हम काट देंगे जयपुर। पूरी की पूरी जयपुर में, मतलब यहाँ से जयपुर होगा। और फिर हमारा मेवाड़, मेवाड़ ये उदयपुर में। ठीक है, मेवाड़ उदयपुर में, पतंग जयपुर में, मरु जैसलमेर में, ऊंट बीकानेर में। इस तरह से हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ऊंट उत्सव जो है वो बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है। मरु उत्सव जो है वो जैसलमेर में, पतंग उत्सव जो है वो जयपुर में, और मेवाड़ उत्सव जो है वो उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो हमसे पूछा क्या है इसने? असत्य यानी कि गलत पूछा है। पहला है कि जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। तो बताइए क्या जो जवाहर सागर अभ्यारण्य है ये कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है? दूसरा है केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। तीसरा है कि अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हम मानसून वन कहते हैं। और चौथा है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था, क्योंकि मतलब बोनस नहीं मिला था, मतलब थर्ड और फोर्थ दो सही भी हुए थे इसमें, यानी कि जिसने भी थर्ड और फोर्थ लगाया था उन दोनों को सही मान लिया गया था। क्यों? जरा एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मानसून वन नहीं कहा जाता, बल्कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन कहा जाता है। कौन से वन को याद कहते हैं? ये सबसे पहले याद रखो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम कहते हैं मानसून वन, ना कि कटिबंधीय सदाबहार वनों को। तो आपसे अगर पूछ ले कि सदाबहार में मानसून वनों को, किस वनों को मानसून वन कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन कहते हैं। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कब से कब तक? 70 से 200 सेंटीमीटर वाले वार्षिक। इसलिए गलत हो गया, क्योंकि इसने हमसे कहा था कि अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों को हम क्या कहेंगे? मानसून। भी गलत है, जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहेंगे। 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। इसे मारू प्रदेश का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी है वो यज्ञ की संविदा के लिए कैसी मानी जाती है? पवित्र। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष है, जिसे हम मारू प्रदेश का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और इसकी लकड़ी यज्ञ की संविदा के लिए मानी जाती है पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है लूनी जोजड़ी, दूसरा है बानस मेलर, तीसरा है माई वाड़ गंगा,
और चौथा हमारा है चंबल पार्वती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही बाण गंगा, ये सही नहीं है। लूनी जोजड़ी बिल्कुल सही है, बानस महनल बिल्कुल सही है, चंबल पार्वती ये भी सही है, माही बाण गंगा नहीं है। क्यों नहीं है? एक्सप्लेनेशन कह रही है कि माही पश्चिमी भारत की एक नदी है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू पहाड़ियों में मेहत झील से निकलती है। ये राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से होकर गुजरात में प्रवेश करती है। माही की सहायक नदी हैं सोम, चेप, जाखम व मोरून। ठीक है, मोरन। बाण गंगा नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। ये जयपुर जिले के विराट पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद के पास यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के पास स्थित जो पुष्कर है उसमें वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हु बुल्ट द वराह टेम्पल एट पुष्कर नियर अजमेर? ऑप्शन ए है अजय राज, ऑप्शन बी है अर्णोराज, ऑप्शन सी है विग्रहराज चतुर्थ और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अर्णराज। अजमेर के पास स्थित है पुष्कर, उसमें बरहा मंदिर का जो निर्माण है वो अर्णराज ने करवाया है। एक्सप्लेनेशन भी है कि अजमेर है हमारा, उसके पास स्थित है पुष्कर, तो पूछेगा पुष्कर कहाँ है, तो अजमेर के पास है। उसमें कौन सा मंदिर स्थित है? वराह मंदिर। कब निर्माण करवाया गया? 12वीं शताब्दी ईस्वी में। किसने करवाया? राजा अर्णराज चौहान ने। ये भगवान विष्णु के तीसरे अवतार बराह को समर्पित है। तो बराह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु का। कौन से नंबर का अवतार है? तीसरे नंबर का। कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना एक्सप्लेनेशन से कि बराह मंदिर कहाँ है? अजमेर के पास स्थित पुष्कर में। कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? 12वीं। किसने कराया था? राजा अर्णराज चौहान ने। ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु। कौन से नंबर का इनका अवतार है? तीसरे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन ए है जेडी हॉल, ऑप्शन बी है ईडन, ऑप्शन सी है मेजर वार्टन, ऑप्शन डी है मैकमेशन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन जेडी हॉल। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। एक्सप्लेनेशन भी है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो जेडी हॉल था। सिरोही राज्य की स्थापना 1311 में लूम्बा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए है फलाशिया, ऑप्शन बी है सामलिया, ऑप्शन सी है कोलियारी, ऑप्शन डी है मानगढ़। हो जाएगा ऑप्शन सी कोलियारी। जो मोतीलाल तेजावत थे वे कोलियारी गांव के निवासी थे। कौन सी गांव के? कोलियारी। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि मोतीलाल तेजावत 1885 से 1963 में राजस्थान के जो उदयपुर जिला था उसकी कोलियारी गांव के रहने वाले थे। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा के नाम से जानते थे। वे एक ही आंदोलन के कौन से नेता थे? प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है कि 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? ऑप्शन ए है लील टांस, ऑप्शन बी है निग्रंथ, ऑप्शन सी है धरती धोरारी, ऑप्शन डी है शब्द। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी शब्द। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि 1987 का जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की शब्द साहित्यिक रचना को दिया गया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है कि हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? ऑप्शन ए है किशनगढ़, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी है सिरोही। ऑप्शन डी सिरोही। हाथल गांव जो है इसका संबंध हमारे राजस्थान के एकीकरण में सिरोही रियासत से जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेनेशन भी है कि हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में सिरोही रियासत से जुड़ा है। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से शुरू होकर 1956 तक 7 चरणों में पूरी हुई थी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? ऑप्शन है मेहरानगढ़, ऑप्शन बी है नाहरगढ़, ऑप्शन डी है सिवाड़ा, ऑप्शन डी है तारागढ़।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारागढ़। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने तारागढ़ जो दुर्ग था उसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। एक्सप्लेनेशन भी है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर के तारागढ़ किले को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। तारागढ़ किला अजमेर की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला था उस पर बना हुआ था। ठीक है, कहाँ बना था? अजमेर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर। कह रहा है कि आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है, यानी कि विच फेयर ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड कुंभ ऑफ द ट्राइबल्स। ऑप्शन ए है बेड़ेश्वर मेला, ऑप्शन बी है केला देवी मेला, ऑप्शन सी है जीड़ माता मेला और ऑप्शन डी है डिग्गी मेला। तो बताइए इसमें से राजस्थान का वो कौन सा मेला था जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते थे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बेड़ेश्वर मेला। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ आपसे पूछेगा कौन सा मेला कहलाता है? बेड़ेश्वर मेला। कहाँ है? राजस्थान में लगता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि आदिवासियों का कुंभ राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है उसमें लगने वाला बेड़ेश्वर मेला को कहा जाता है। ये मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सोम, माही और जाखम जैसी 3 पवित्र नदियों के संगम पर लगता है। कौन कौन से इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन? पहला है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, कौन से मेले को कहते हैं? तो वो कहते हैं बेड़ेश्वर मेले को। कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। और राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, कब लगता है? ये मेला माघ शुक्ल और पूर्णिमा के दिन लगता है। कौन कौन से दिन आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन से दिन नहीं लगता, तो आपको याद रखना है कि माघ शुक्ल और पूर्णिमा के दिन लगता है, बाकी किसी भी दिन नहीं लगता। ठीक है, माघ शुक्ल और पूर्णिमा के दिन सोम, माही और जाखम जैसी 3 पवित्र नदियों पर। कौन सी पवित्र नदियों पर? सोम, माही और जाखम जैसी 3 पवित्र नदियों के संगम पर लगता है। ठीक है, 3 पवित्र नदियों का एक संगम होता है, सोम, माही, जाखम। 3 नदी से हमारे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, वैसे इनका सोम, माही और जाखम ये है संगम। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों कुंभ राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर मेला को कहते हैं। ये माघ शुक्ल और पूर्णिमा के दिन सोम, माही और जाखम जैसी 3 पवित्र नदियों के संगम पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जाता है, देखो ये आभूषण से आ गया है। हमारे राजस्थान में आभूषण से क्वेश्चन पूछता है और इसका हम एक आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे वीडियो अच्छा सा ट्रिक के साथ, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थमड़ियों, ठेड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। तो मतलब ये पूछ रहा है कि ये आभूषण हम धारण कहाँ करेंगे। ऑप्शन ए है सिर में, ऑप्शन बी है कंठ में, ऑप्शन सी है हाथ में, ऑप्शन डी है कमर में। जो राजस्थान के हैं उन्हें तो पता ही होगा, पर जो राजस्थान के नहीं है उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो बताइए थमड़ियों है, थेड़ियों है, आड़ है, ठुस्सी है, ये आभूषण हमें कहाँ धारण करेंगी महिलाएं। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ में, यानी कि नेक में। हमारी जो कंठ है यानी कि नेक यानी कि जो गर्दन होती है उसमें धारण किए जाते हैं थामड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी। ठीक है, ये है कंठ में यानी कि नेक में, गर्दन में धारण किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन भी है कि थामड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी ये आभूषण महिलाओं के द्वारा कंठ में धारण किए जाते हैं। बजट्टी एक पारंपरिक आभूषण है जो गले में पहना जाता है। कौन सा है? बजट्टी। बजट्टी कहाँ पहना जाता है? गले में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बट एस्टेब्लिश्ड बाय विच राजस्थान रूलर, यानी कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा करवाई गई। ऑप्शन ए है सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी है सवाई राम सिंह, ऑप्शन सी है जगत सिंह, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई राम सिंह। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इनकी स्थापना जो था वो राजस्थानी शासक थे सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी। याद रखना महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है
कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना 1857 ईस्वी में प्रारंभ में जयपुर की तत्कालीन रियासत के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा मद्रासी हुनरी कला संस्थान के नाम से की गई थी। 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया था। ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब कराई गई थी? 1857 के प्रारंभ में जयपुर की तत्कालीन रियासत के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, और किस नाम से किया गई थी? मद्रासाई हुनरी यानी कला संस्थान के नाम से, जिसका नाम कब बदला गया? 1886 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें भी हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर सबको याद करेंगे तो ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे कौन कौन से याद कर सकते हैं कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो हमारे जो थे महाराजा सवाई राम सिंह, इन्होंने की थी। कब की थी? 1857 में की थी। कहाँ की थी? जयपुर में की थी। ठीक है, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था मदरसा ये हुनरी। और ठीक है, और इसका नाम चेंज कब हुआ? 1886 में क्या कर दिया गया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जो वालर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वालर डांस इज परफॉर्म्ड बाई। ऑप्शन ए है स्त्री के द्वारा, फीमेल करती हैं। ऑप्शन बी है पुरुष के द्वारा, मेल करते हैं। ऑप्शन सी है स्त्री और पुरुष दोनों यानी मेल और फीमेल दोनों करते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों। जो वालर नृत्य होता है, वालर डांस, ये परफॉर्म किया जाता है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, यानी मेल भी करते हैं और फीमेल भी करती हैं वालर डांस। ठीक है, वालर नृत्य। एक्सप्लेनेशन भी है कि वालर नृत्य राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कोई छोटा मोटा डांस नहीं है, याद रखना। वालर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का, बहुत ही फेमस है, जिसे विशेष रूप से पुरुष और महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला सुंदर और उत्साही आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य गरासिया जनजाति इसमें प्रसिद्ध है और गरासिया जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में निवास करती हैं। चलिए क्वेश्चन अपने आप ढूंढ लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है कि वालर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनका नृत्य है? ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। और एक कौन से राजस्थान में किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में जो निवास करती है गरासिया जनजाति, मुख्य रूप से उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? ज्ञानार्जन। ऑप्शन बी है बोध का विकास। ऑप्शन सी है ज्ञानोप्रयोग और ऑप्शन डी है क्रियात्मक कौशल का विकास। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रियात्मक कौशल का विकास। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि एक विद्यार्थी क्रियात्मक कौशलों के विकास के द्वारा जो मानचित्र होता है उसमें दी गई अंकित अशुद्धियाँ उसको सही कर सकता है। क्रियात्मक कौशल विकास वह अधिगम होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभवों को प्राप्त करता है और उसकी कौशल और क्षमताएं होती हैं उनके अंदर विकास भी होता है। साथ ही क्रियात्मक कौशल जो हैं वो विकास छात्रों द्वारा अंकित जो अशुद्धियाँ हैं उनको सही करने के लिए अधिगम और जो उसे विशेष वस्तु के साथ अनुभव करने के लिए एक समस्या समाधान दृष्टिकोण है। इसमें कार्य करना और परिणामों पर चिंतन करना भी शामिल होता है। नेक्स्ट है कि एजुकेशन इज नथिंग बट द सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन। अब वो मेंशन स्टेटमेंट इज गिवन बाय विच स्कॉलर, यानी कि शिक्षा जो है वो नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये कथन किसने कहा है? किसने कह दिया है कि जो एजुकेशन है वो नई पीढ़ी का समाजीकरण, सोशलाइजेशन करने के अलावा कुछ और है ही नहीं। ऑप्शन ए है दुर्खीम, ऑप्शन बी है वॉशिंग, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है टीपी नन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन। देखो इसने इतनी बड़ी बात कही गई कि शिक्षा समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बड़ी दुख की बात कहे। और अगर इतने दुख की बात है तो ये दुर्खीम ने ही कही होगी। ठीक है, दुख वाली बात दुर्खीम ने ही कही कि शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कथन में दुख दे रहा है तो ये दुर्खीम ने कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशंस भी है कि शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, दुखिम के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो नॉन एज। ऑप्शन ए है हार्वर्ड मॉडल, ऑप्शन बी है मॉरिसन मॉडल, ऑप्शन सी है आशुवल मॉडल, ऑप्शन डी है टर्नर टीचिंग मॉडल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिसन मॉडल। ठीक है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हम मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, भी याद रखना। एक्सप्लेनेशन है कि मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रस्तावक मॉरिसन है और इनके 5 चरण हैं: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, संगठन और शाश्वत पाठ। कौन कौन से हैं? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, संगठन और शाश्वत पाठ। तो मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये मॉरिसन के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, जिसे हम मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। कौन कौन से? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, संगठन और शाश्वत पाठ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एसोसिएटेड विद बेंजामिन ब्लूम्स कॉग्निटिव, यानी कि निम्न में से जो बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान, नॉलेज, ऑप्शन बी है रिसीविंग, अधिग्रहण, ऑप्शन सी है एनालिसिस, विश्लेषण और ऑप्शन डी है मूल्यांकन, एवल्यूएशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसीविंग, अधिग्रहण। से कि बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित शिक्षण उद्देश्य ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और क्या है? मूल्यांकन है। इस प्रकार अधिग्रहण बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो आज आपसे पूछ ले तो याद रखना क्या क्या है: ज्ञान, नॉलेज, समझ, अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, एवल्यूएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड प्रोजेक्ट मेथड बिलोंग्स टू, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है टीसीटी, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, ऑप्शन बी है एलसीआई, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, ऑप्शन सी है टीएलसीआई यानी कि इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन और ऑप्शन डी है जीसीआई यानी कि समूह नियंत्रित अनुदेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जीसीआई। ठीक है, ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि जो अनुदेशन विधि है ये शिक्षार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण को बढ़ाने और वर्णन करने के लिए शिक्षकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि है। मतलब अनुदेशन विधि क्या कहलाती है? वे विधि जो हम शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के बढ़ाने के लिए और वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें समूह का प्रत्येक सदस्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसमें छात्र किसी विशेष विषय पर प्रस्तुतिकरण करते हैं और समूह में क्या कर देते हैं? चर्चा। इस प्रकार अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि समूह नियंत्रित अनुदेशन से संबंधित है और परियोजना विधि मूल रूप से किस पर है निर्भर करके सीखना अधिगम पर निर्धारित है। कौन सी? परियोजना विधि। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट एंड एवल्यूशन रिलेशन, यानी कि मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, मेजरमेंट बराबर एवल्यूशन एंड असेसमेंट। सेकेंड कह रहा है कि मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। थर्ड कह रहा है कि मापन बराबर मूल्यांकन और चौथा है मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य का निर्धारण, यानी कि मेजरमेंट प्लस असेसमेंट इक्वल टू एवल्यूशन। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी चीज़ के मूल्य, महत्व या गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। मूल्यांकन मतलब होता क्या है कि किसी भी चीज़ के मूल्य, उनका क्या महत्व है, क्या उसकी गुण है, इसके बारे में क्या लेना? निर्णय लेना। यह निर्णय किस पर आधारित होता है? मापन पर।
जो कुछ नियमों के अनुसार वस्तुओं के गुणों की संख्याओं को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। इसलिए मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मापन इसके एक घटक के रूप में शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मापन प्लस मूल्य निर्धारण बराबर मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। निम्न में से कौन सा पद प्रयोजना विधि का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है परिस्थिति को उत्पन्न करना, क्रिएशन ऑफ द सिचुएशन। ऑप्शन बी है प्रयोजना का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी है सूचना का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। और ऑप्शन डी है प्रयोजना का मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का क्या करना, विश्लेषण करना। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि परियोजना की विधि में कई सारे चरण होते हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए हम सभी विधियों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा परियोजना की प्रगति के लिए उसके परिणामों का आकलन करना शामिल होता है। परियोजना विधि में उसको अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालना शामिल होता है और इस संकल्पना को जॉन डेवी ने प्रस्तावित किया है। इसलिए सूचना का विश्लेषण ये इसका सीधा चरण नहीं है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ऑप्शन ए है कि मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, एवोल्यूशन शुड बी एम बेस्ड। ऑप्शन बी है मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, नेचर बी एवोल्यूशन शुड बी वास्ट। ऑप्शन सी है मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, एवोल्यूशन शुड बी डन रेगुलरली। ऑप्शन डी है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इंटेंसिव ट्रेनिंग इज नॉट नीडेड इन मेकिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें हमारा कहा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के सुझाव नहीं दिया गया है। लक्ष्य आधारित होना चाहिए, बिल्कुल हमारा मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो अपने लक्ष्य को पूरा करता हो। अगर वो लक्ष्य को ही पूरा नहीं करेगा तो मूल्यांकन करने का फायदा ही क्या है। दूसरा है कि मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही हो। तीसरा है कि लगातार होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन प्रश्न पत्र के निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स प्रश्न पत्र का निर्माण करने में अगर प्रशिक्षित ही नहीं होगा टीचर तो कैसे कर पाएगा। यानी कि आवश्यकता है और इसने नहीं कर दिया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा था। हमारी एक्सप्लेनेशंस है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सतत और व्यापक मूल्यांकन को क्या देती है, बढ़ावा। इसके लिए बच्चों का नियमित मूल्यांकन और बच्चों के व्यवहार का गहन अवलोकन कैसा होता है, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन हो, ये जरूरी है। उनकी शैक्षिक अवस्थाओं की जिससे हमें क्या हो सके, पहचान हो सके। साथ ही ये नीति 1986 के अंतर्गत प्रश्न पत्र के निर्माण में अध्यापकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, सुझाव नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल इन क्लासरूम टीचिंग कंपैरेटिव स्टडी कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए है पोस्टर, ऑप्शन बी है टाइमलाइन समय तालिकाएं, ऑप्शन सी है स्केच रेखा चित्र और ऑप्शन डी है ग्राफ। तो बताइए कक्षा शिक्षण में हमें तुलना करनी है, तुलना अगर हमें दो चीज़ों की करनी है तो उसके लिए क्या होगा, पोस्टर तो होगा नहीं, पोस्टर से हम कैसे तुलना करेंगे उतनी अच्छी से, समय तालिका स्केच इन सब से नहीं, ग्राफ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम ग्राफ से क्या कर सकते हैं, इससे हम तुलना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी है कि ग्राफ एक दृश्य उपकरण होता है, मतलब ग्राफ है जिसे हम देख सकते हैं, जो डेटा को आसानी से समझने योग्य प्रारूप में क्या कर सकता है, प्रस्तुत। ये विभिन्न विषयों और अवधारणाओं की तुलना करने के लिए उपयोगी होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स की और अवधारणाओं की तुलना कर सकते हैं। जबकि रेखा चित्र और पोस्टर एक विषय या फिर अवधारणा को हम चित्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। समय तालिका ये अनुभव आधारित सीखने का तरीका है, इसका सीधा संबंध तुलनात्मक अध्ययन से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। प्राचीन और वर्तमान काल की संस्कृति और लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है। A student can learn about the culture and folk life of ancient and modern times through
ऑप्शन ए है टूर भ्रमण, ऑप्शन बी है म्यूजियम संग्रहालय, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन अवलोकन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें हमें मिला था बोनस मार्क्स, ठीक है, याद रखना। इसमें हमें क्या दिया गया था, बोनस मिला गया था। क्यों मिला था जरा देख लेते हैं। प्राचीन और वर्तमान यानी कि पुरानी और अब की संस्कृति और लोक जीवन के छात्र कई तरीके से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना सीख सकते हैं, जैसे कि छात्र यात्रा भ्रमण पर विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, उनकी क्या परंपराएं हैं, क्या जीवन शैली है, इनके बारे में सीख सकता है। पुरातत्व स्थल, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने से छात्र अतीत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी जान सकता है। उसका अवलोकन कर उसकी दुनिया की और घटनाओं के बारे में जान सकता है। अतः डी इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो सकता है, लेकिन वैसे हमें बोनस मार्क्स मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नई युवा निक्षेपों को जाना जाता है। द न्यूरेंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लोर प्लान इन नॉर्थ इंडियन प्लान आर नोन एज। ऑप्शन ए है भांगर, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है भावर, ऑप्शन डी है तराई। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी खादर। भारतीय मैदान में जो बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेप हैं, इन्हें हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर। एक होता है भांगर, इसे हम पुराने युवा निक्षेपों को कहते हैं। जैसे कोई चीज पुरानी नहीं हो जाती, वो भांगर जैसी हो जाती है, भांगर। तो पुराने जो भांगर कहेंगे, लेकिन इसमें से नए पूछे था, नए युवा निक्षेप, तो उसको हम कहेंगे खादर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि उत्तर भारत और पाकिस्तान के सिंधु गंगा क्षेत्रों में खादर और बांगर या भांगर शब्द अलग अलग प्रकार के नदी के मैदान और जलोढ़ मिट्टी, जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसको समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। भारतीय मैदान में नदियों के द्वारा लाया गया नया और उपजाऊ मिट्टी का जमाव भी क्या कहलाता था, खादर। जो भारतीय मैदान था उसमें जो नदियां लाती थी नए और उपजाऊ मिट्टी के जमाव को, उसको हम खादर कहते थे। यह मैदान के जो निचले इलाके थे उसमें पाया जाता था और कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कैसा होता था, उपजाऊ। इसके अलावा जो बांगर है, भावर है और तराई, ये उत्तरी भारतीय मैदान के अन्य भू आकृतिक विशेषताएं हैं, जबकि जो खादर है ये बाढ़ के कारण बनने वाला नया निक्षेपण है। इसलिए हम ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है कि विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में बहुतायत मतलब बहुत अधिक ज़्यादा, बहुतायत मतलब बहुत तादाद में पाया जाने वाला वन कौन सा है। बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वन कौन सा है, इंडिया की पूछ रहा है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ऑप्शन डी है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। भारत में बहुतायत, भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो वन है, जो फॉरेस्ट है इंडिया में, जो मोस्ट वाइड स्प्रेड है, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कांटेदार नहीं है, कांटों का क्या करोगे, ऐसे काट सकते हो। सदाबहार भी नहीं है और पर्वतीय भी नहीं है। पर्णपाती यानी कि डेसिडस है, पत्ते गिरते रहते हैं। कहाँ, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, याद रखना, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वन है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ये वन देश के मध्य और दक्षिणी भागों में फैला हुआ है। हमारा जो ऐसे करके जो हमारा ये देश है इंडिया, इसमें जो है हमारा मध्य में और दक्षिण वाले इलाकों में ये वन पाया जाता है। इन वनों में गर्मी के मौसम में पत्ते कैसे होते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती, पर्ण मतलब होता है पत्ते, पाती मतलब झड़ जाते हैं। पर्णपाती पत्ते झड़ जाते हैं यानी कि गर्मियों के मौसम में गिर जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी हम कहते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से सागौन बांस, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत आदि हैं। अतः इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। विच क्रॉप इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। ऑप्शन ए है कपास, कॉटन। ऑप्शन बी है जूट।
ऑप्शन सी है हेम्प सन, ऑप्शन डी है नेचुरल सिल्क प्राकृतिक रेशम जूट। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीटेट, रिपीटेड, ट्रीट, बिहार से चकवर्ती सब में ये पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहेंगे? विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो कहेंगे जूट को। जूट को हम क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जूट को स्वर्णिम सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम बैग, चटाई, रस्सी, धागा, कालीन और अन्य कलाकृतियां इसके निर्माण में करते हैं। यह भारत और बांग्लादेश में मुख्य रूप से उत्पादित होता है। भारत का जूट का पहला कारखाना एक लेड मिल साल 1855 में रिसरा कोलकाता में स्थापित किया गया। इसलिए उपयुक्त व्याख्या के अनुसार ऑप्शन बी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णिम यानी कि सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। इसका उपयोग किस में होता है? बैग, चटाई, रस्सी, धागा, कालीन में। ठीक है, इन सब की कलाकृतियों के निर्माण में होता है, मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में। वहीं भारत में जूट का पहला कारखाना एकलैंड मिल के द्वारा सन 1855 में रिसरा कोलकाता में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज युग्म है। ऑप्शन ए है मैग्नीज तांबा, ऑप्शन बी है तांबा ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है लोहा अभ्रक, ऑप्शन डी है अभ्रक डोलोमाइट। ये हमारा 24/7/2022 की शिफ्ट थर्ड के लेवल 2 में राजस्थान में पूछा गया था। ठीक है, रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर में ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीज तांबा। धात्विक खनिज पूछा था तो मैग्नीज तांबा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, मैग्नीज और तांबा दोनों धात्विक खनिज हैं। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में करते हैं। मैग्नीज इस्पात उद्योग में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जो इस्पात उद्योग होता है उसमें मैग्नीज का करते हैं। वहीं तांबा बिजली के तार, पाइप और अन्य उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। मैग्नीज और तांबा होता है, ये दोनों कैसे खनिजें होती हैं? धात्विक खनिजें होती हैं। इसका उपयोग हम कई सारे उद्योगों में करते हैं। जो मैग्नीज होती है इस्पात उद्योग में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसके अलावा तांबा जो होता है वो बिजली के तार, पाइप और अन्य उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा है द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट इन इंडिया। यानी कि विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से हम प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है हिमालयन यव, ऑप्शन सी है सर्पगंधा, ऑप्शन डी है अक्सर बूट। हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालयन यव। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली जो कैंसर रोधी औषधि है वो भारत में हम हिमालयन यव से पौधा जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत में पाए जाने वाला जो हिमालयन यव एक दुर्लभ पौधा होता है जिससे विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी दवा टैक्सटोल निकाली जाती है। कौन सी दवा होती है? टैक्सटोल। ये दवा अंडाशय के कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़े के कैंसर और अन्य कैंसरों के इलाज में उपयोग की जाती है। हमारा ऑप्शन बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है नदी का जल के लिए, ऑप्शन बी है भूमिगत जल के लिए, ऑप्शन सी है नहरी जल के लिए और ऑप्शन डी है वर्षा जल के लिए। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षा जल के लिए। ठीक है, राजस्थान के शुष्क और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें जो पालर पानी शब्द है ये वर्षा के जल में जो होता है उसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वर्षा के जल के लिए हम पालर पानी शब्द प्रयोग करते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी का अर्थ होता है वर्षा जल से। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से जल को हम क्या करते हैं? संचित। जहाँ वर्षा का पानी सीधे जमीन से रिसकर या तालाब, नदियों में इकट्ठा होता है। पालर पानी जो है वो प्राकृतिक वर्षा का पानी होता है जिसे स्थानीय लोग पेयजल या फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए एकत्र करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यानी कि राजस्थान के कौन से जिले में हम भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है बीकानेर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर।
राजस्थान के जो जोधपुर जिला है उसमें भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो स्थापित किया गया है। राजस्थान के कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भाडला सोलर पार्क। कौन सा सोलर पार्क? भाडला सोलर पार्क, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ये 56 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 22,045 मेगावाट है। यह पार्क सौर ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। इसने राजस्थान राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा इस पार्क ने भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया है। यानी कि दुनिया का कौन से नंबर का है? तीसरा, और भारत का है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, जिसका नाम है भाडला सोलर पार्क। राजस्थान के जोधपुर जिले में है, 56 किलोमीटर क्षेत्र में है और 24,045 यानी कि 2,245 2245 जो है 2245 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इतने ही थे हमारे आपको 150 क्वेश्चंस करा दिए हैं रीट एग्जाम को लेकर। आपका रीट का जो एग्जाम है प्रीवियस ईयर का पात्रता परीक्षा, उसके सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक आपने हमें होम एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पे फॉलो ना किया तो प्लीज़ कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट का प्रीवियस ईयर का पेपर। रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 का था, यानी कि जूनियर लेवल था, 6 to 8 के लिए था। 24/7/2022 को ये हमारा पेपर हुआ था शिफ्ट 3rd में। ठीक है, आपको इस पेपर से आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन डेट में पूछे जा रहे हैं। और वैसे ही आप तैयारी कीजिए, आप फरवरी का एग्जाम पक्का पास कर जाएंगे। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। हाँ, हमारा जो होम एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम डेली प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्विजेस भी करवाते हैं, जिससे आप अपने रीट के एग्जाम में बेहतर कर सकें और रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो पास कर सकें। उसके बाद हम मेंस के भी प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।